लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी का और उसके आधार पर बिहार इकोनॉमी का एक डाटा देखेंगे। आज हम लोग का मूल रूप से कॉन्सेप्ट और डाटा स्टडी रहेगा और इसी पे हम लोग का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल ऐसा समझिए कि कोई भी उत्पादन के कारक होते हैं। उत्पादन का कारक होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके चार होते हैं। एक होता है लैंड, जिसको कि आप भूमि कहते हैं। दूसरा होता है लेबर, जिसको कि आप श्रमिक कहते हैं। तीसरा होता है कैपिटल, जिसको कि आप पूंजी कहते हैं। और चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको कि आप उद्यमी का नाम देते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी आर्थिक क्रिया में, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, चार उत्पादन के कारक होते हैं: भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो है इन चारों को आप कह लीजिए संसाधन, क्योंकि यही चार संसाधन के आधार पर आपकी आर्थिक क्रिया निर्भर होती है। आपका अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया इन्हीं चार संसाधनों पर, इन्हीं चार कारकों पे निर्भर होती है। मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एनी कंट्री, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एनी इकोनॉमी is carried on with these four factors of production, and these four factors of production are called resources। और इन चार उत्पादन के कारक को हम लोग संसाधन भी कहते हैं। और यहाँ पे जो तीसरा कारक देख रहे हैं कैपिटल या पूंजी, यहाँ पे एक और, इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका एक होता है मानव पूंजी, जिसको कि हम लोग मानव पूंजी कहते हैं। अंग्रेजी में ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, हिंदी में मानव पूंजी कहते हैं। हमारा जो डिस्कशन है आज का मुख्यतः मानव पूंजी पर आधारित है, मानव संसाधन पर आधारित है, ह्यूमन कैपिटल पर आधारित है, ह्यूमन रिसोर्सेज पर आधारित है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ, मानव पूंजी या ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज का क्लास को शुरू करते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत और इकोनॉमिक डाटा के तहत हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी क्या है। जनसंख्या, क्या जनसंख्या मानव पूंजी है? नहीं, जनसंख्या मानव पूंजी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या एक लायबिलिटी भी हो जाता है। ह्यूज पॉपुलेशन इज अ लायबिलिटी। जनसंख्या ज़्यादा होने पे आप भार महसूस करते हैं क्योंकि संसाधनों का खींचतान चालू हो जाता है। लेकिन उसी जनसंख्या में, यदि उसी जनसंख्या में आप में कौशल हो, उसी जनसंख्या के पास कौशल हो और उसी जनसंख्या में आपके उत्पादन का ज्ञान हो और वो जनसंख्या यदि स्वस्थ हो, यदि कोई जनसंख्या स्वस्थ हो, हेल्दी हो, पॉपुलेशन, द ह्यूमन पॉपुलेशन इज हेल्दी, यदि कोई जनसंख्या के पास उत्पादन का ज्ञान हो, हाउ टू प्रोड्यूस, यदि कोई आदमी जिसके पास डॉक्टरी ज्ञान है तो उसको उत्पादन का
उसके उस डॉक्टरी का ज्ञान है, तो यदि जनसंख्या में उत्पादन का ज्ञान हो और यदि वो जनसंख्या में कौशल हो, इफ द पॉपुलेशन हैज स्किल्स, तो वैसे स्थिति में वो जनसंख्या के वो लोग मानव पूंजी कहलाएंगे। तो मानव पूंजी जो है आपका पहला क्वेश्चन का बी सही है, सी सही है, डी सही है और ए गलत है। देश की जनसंख्या मानव पूंजी नहीं कहलाती है, लेकिन जनसंख्या में कौशल लोग, जनसंख्या में निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक और जनसंख्या का स्वास्थ्य, ये तीन जो कारक है किसी भी जनसंख्या को मानव पूंजी बना देती है। तो साधारण जनसंख्या को यदि पूंजी के रूप में आपको विकसित करना है तो उनके ज्ञान को विकसित करना है, उनके कौशल पे आपको निवेश करना है, उनके स्वास्थ्य पे आपको निवेश करना है, तभी जनसंख्या से आप मानव पूंजी की ओर, तभी पॉपुलेशन से आप ह्यूमन कैपिटल की ओर घूम सकते हैं। पॉपुलेशन इज नॉट ह्यूमन रिसोर्स, है ना। आप अमरिंदर का ये क्वेश्चन है कि जनसंख्या मानव संसाधन है, पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स है। अमरिंदर, यदि जनसंख्या आपका मानव संसाधन है, फिर हम लोग जनसंख्या को सीमित क्यों करना चाहते हैं? आप संसाधन को क्यों सीमित करना चाहते हैं? आप देखिएगा सरकार की बहुत से परियोजना नियोजना है कि पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा बच्चा अभी नहीं और तीसरा बच्चा कभी नहीं। यदि मानव संसाधन है, यदि जनसंख्या मानव संसाधन है, तो आपको कहना पड़ेगा पहला बच्चा जल्दी जल्दी, दूसरा बच्चा अभी अभी, तीसरा बच्चा हमेशा हमेशा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। जनसंख्या इज नॉट अ रिसोर्स, पॉपुलेशन इज नॉट अ रिसोर्स, क्योंकि आपके पास जो प्राकृतिक संसाधन है वो बट जाता है ज्यादा लोगों के बीच में। छोटा परिवार को एसेट माना जाता है, बड़े परिवार को बोझ माना जाता है, क्योंकि संसाधन बढ़ जाता है। लेकिन हां, यदि आपका जनसंख्या कुशल है, इफ द पॉपुलेशन हैज स्किल्स, इफ द पॉपुलेशन हैज नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन, इफ द पॉपुलेशन इज हेल्थी, तब आप कह सकते हैं कि जनसंख्या एक संसाधन है। तो पॉपुलेशन इज अ रिसोर्स। When population is a resource, then population is human capital. और पॉपुलेशन रिसोर्स कब होता है? जब उसमें स्किल हो, नॉलेज हो और वो लोग हेल्थी हो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन का हमारा पहला क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ई। पहला क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ई। अब चल सकते हैं। अब देखिए, अब अमरिंदर, आपके सवाल का जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, कैसे जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है? यदि सरकार निवेश करे उसके शिक्षा में, यदि सरकार निवेश करे उसके प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में, यदि सरकार निवेश करे उसके स्वास्थ्य में, तब ऐसे स्थिति में ये तीन कारणों से कोई भी जनसंख्या पूंजी बन जाती है। सो व्हेन द पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, तो जब जनसंख्या मानव पूंजी तब बन जाती है जब शिक्षा में निवेश होती है, प्रशिक्षण में निवेश होती है, चिकित्सा देखभाल की सुविधा बढ़ती है। तो ए, बी और सी आपका सही है और दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर है डी। दूसरे क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी। आई होप अमरिंदर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आई होप अमरिंदर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। भारत, क्वेश्चन नंबर 3,
भारत में बहुत सारी क्रांतियां हुई, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन, पीली रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, आप पढ़े होंगे एग्रीकल्चर में। लेकिन कौन से क्रांति में हम लोगों को मानव पूंजी का महत्व महसूस हुआ? आप पढ़े होंगे अमरिंदर आईएएस के पीटी में कि सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट जो है भारत के करंट डेफिसिट को कम कर देता है। सर्विस सेक्टर यानी मानव पूंजी, सेवा क्षेत्र यानी कि मानव पूंजी। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि कौन से क्रांति के दौरान हम लोगों को मालूम चला कि मानव पूंजी का महत्व क्या है। विच रेवोल्यूशन हैज स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल? तो वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर बी, आईटी रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 बी, आईटी रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन, आईटी रेवोल्यूशन। अब आ जाइए, अब फिर से अमरिंदर के ही क्वेश्चन पे ये कॉन्सेप्ट है। एक नया कॉन्सेप्ट आता है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की गुणवत्ता। अब जो है सवाल उठता है कि आप कौन सी जनसंख्या को जनसंख्या की गुणवत्ता कहेंगे? कौन सी जनसंख्या को क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे? कैसी जनसंख्या को आप कहेंगे कि क्वालिटेटिव पॉपुलेशन? कैसे जनसंख्या को आप कहेंगे गुणवत्ता वाली जनसंख्या? तो जिस जनसंख्या में साक्षरता दर अधिक हो, जो जनसंख्या लिटरेट हो, जो जनसंख्या पढ़ा लिखा हो, जो जनसंख्या साक्षर हो, जो जनसंख्या का स्वास्थ्य अच्छा हो, जिस जनसंख्या का स्वास्थ्य अच्छा हो, वो भी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन या गुणवत्ता वाली जनसंख्या कह सकते हैं। तीसरा, स्किल फॉर्मेशन, हम लोग पहले ही बात किए थे। कौशल ज्ञान, कौशल गठन, फॉर्मेशन ऑफ स्किल, तो ये भी गुणवत्ता की ओर बढ़ाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी ऑप्शन है, यदि आपके पॉपुलेशन का क्वालिटी अच्छा है, यदि जनसंख्या की गुणवत्ता अच्छी है, तो उस अर्थव्यवस्था का वृद्धि में उस अर्थव्यवस्था के जो विकास की वृद्धि ऊपर जाएगी। व्हेन यू हैव अ गुड क्वालिटी पॉपुलेशन, देन द ग्रोथ रेट विल इंक्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी है ऑप्शन, ये है परिणाम, ये है परिणाम, ये है रिजल्ट। और सही आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर बी, 4 का बी, क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन आपका हो जाता है 4E, क्वेश्चन नंबर 4E। यहां तक समझ में आया? इस तरह का कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्लीज टेल मी यस या नो। इस तरह का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हाँ या ना में जवाब दें। इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? तो हाँ या ना में जवाब दे, है ना? इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? तो हाँ या ना में जवाब दे। चलिए अब देखिए, मानव पूंजी बढ़ाने के लिए भारत सरकार कई परियोजना चला रही है। टू इंक्रीज ह्यूमन कैपिटल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मेनी प्रोग्राम्स। बहुत सारा कदम भारत सरकार उठाई है और इसी में एक कदम है जवाहर नवोदय विद्यालय। इसी में एक कॉन्सेप्ट है
जवाहर नवोदय विद्यालय। अब जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है? ये एक स्कूल का चेन है। ये बहुत सारी स्कूल हैं जो सीबीएसई के तहत ये एफिलिएटेड है। ये सीबीएसई एक स्कूल है और इसको जब नई शिक्षा नीति 1986 के तहत इसको चालू किया गया था, आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, शिक्षा नीति आई थी 1986 में, जिसका उद्देश्य था एक्सीलेंस विथ इक्वालिटी, उत्कृष्टता के साथ समानता। इसको कल के भी टेस्ट सीरीज से मिलाइए कॉन्सेप्ट को। 1986 का जो शिक्षा नीति थी उसका उद्देश्य था एक्सीलेंस विथ इक्वालिटी, उत्कृष्टता के साथ समानता। तो बच्चों, यदि कल का टेस्ट सीरीज आपको ध्यान होगा, समानता का अर्थ होता है जो समाज के सबसे पीछे पंक्ति में बैठे हुए हैं उनको भी हक मिले। तो इसी कारण ये स्वर्गीय राजीव गांधी की परिकल्पना थी। दिस was a concept conceived by our late Prime Minister श्री राजीव गांधी। और इसके तहत ये था बच्चों कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी प्रतिभा हैं। There are many talents in the rural areas, बट वो प्रतिभा सामने नहीं आ पाती है और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक, इकोनॉमिक रीजंस। संसाधन के अभाव में ऐसे बच्चे अपनी उत्कृष्टता को, अपने एक्सीलेंस को नहीं पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से कि ऐसे ग्रामीण प्रतिभाओं को सर्वश्रेष्ठ बनाना है और इसके लिए एक समिति बनी जिसका नाम था नवोदय विद्यालय समिति। ये नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा विभाग के तहत आता है और शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय के तहत शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्रालय के तहत शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के तहत नवोदय विद्यालय समिति का गठन किया गया और इस समिति का काम था कि पूरे भारत में नवोदय स्कूल की स्थापना की जाए और इसकी शुरुआत 1985 में से 86 में हुई। ये स्कूल जो है 6ठी से 12वीं क्लास तक है। 6ठी से 12वीं क्लास तक है और पूरे 7 साल के लिए इनका एजुकेशन, शिक्षा, रहना खाना सब कुछ फ्री है, निःशुल्क है। ये भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ये रेसिडेंशियल स्कूल है। ये स्कूल जो है ये रेसिडेंशियल है। कहने का मतलब ये आवासीय स्कूल है। ये को एजुकेशनल स्कूल है। ये आपका सह शिक्षा स्कूल है, को एजुकेशन स्कूल है जिसमें लड़के या लड़कियां साथ पढ़ते हैं।
अब इसी के आधार पे बच्चों, इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय? जवाहर नवोदय विद्यालयों में से कौन सा सही है? सिस्टम ऑफ सेंट्रल स्कूल्स, ये केंद्रीय विद्यालयों की प्रणाली है, ये सही है। इट इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है, ये भी सही है। फुली रेसिडेंशियल एंड को एजुकेशनल स्कूल्स, ये पूरी तरह से आवासीय और सह शिक्षा विद्यालय है। तो इसमें आपका सारा ऑप्शन सही है और इसके कारण 5 का सही जो आंसर है वो है ई। 5 का सही ऑप्शन है वो है ई। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नवोदय विद्यालय में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय? जवाहर नवोदय विद्यालयों में से कौन सा सही है? स्टूडेंट स्टडी हियर फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, छात्र यहाँ कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक पढ़ते हैं, सही है। विशेष रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को खोजने और उनके परिवारों को सामाजिक आर्थिक स्थिति के परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालय प्रणाली के बराबर शिक्षा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। इसका क्या है कि आप दूर दराज गाँव में जाएं, वहाँ पे आर्थिक और सामाजिक कारण से कितने माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे में प्रतिभा है, उन बच्चों में टैलेंट है। तो ऐसे बच्चों को खोजना, ऐसे बच्चों को पढ़ाना, कैसे स्कूल में पढ़ाना? तो नवोदय विद्यालय एक आवासीय स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, जिसका स्टैंडर्ड, जिसका स्तर, जिसकी क्वालिटी भारत के सर्वश्रेष्ठ रेसिडेंशियल स्कूल की तरह है। तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना जो सामाजिक आर्थिक कारण से आगे नहीं बढ़ पाते हैं लेकिन उनमें हुनर है, यही नवोदय विद्यालय का जो है आदर्श है, उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तीसरा, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये निःशुल्क है। तो ये जी हाँ, ये निःशुल्क है। तो सही ऑप्शन है बच्चों, सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय? जवाहर नवोदय विद्यालय में से कौन सा सही है? इट वॉज कंसीव्ड बाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी। इसकी परिकल्पना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी, सही है। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ये शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 का परिणाम था, ये भी सही है। द ऑब्जेक्टिव वॉज एक्सीलेंस कपल्ड विद सोशल जस्टिस, इसका उद्देश्य उत्कृष्टता के साथ सामाजिक न्याय था। तो ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ये आपका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन है। अब सवाल है कि देश में पहला नवोदय विद्यालय कहाँ खोला गया? क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है बच्चों कि देश का, भारत में पहला नवोदय विद्यालय कहाँ खोला गया? तो पहला खोला गया झाझर में, जो कि झज्जर, पहला खोला गया झज्जर में, जो कि झज्जर है आपके हरियाणा में, झज्जर है हरियाणा में। और दूसरा साथ में अमरावती में भी खोला गया। तो देश का पहला नवोदय विद्यालय झज्जर और अमरावती में खोला गया। तो अमरावती है आपका महाराष्ट्र में, अमरावती है आपका महाराष्ट्र में। तो सही ऑप्शन है ए और बी। इसलिए 8 का हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ई। इसलिए 8 का सही ऑप्शन हो जाता है ई। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, विच स्टेट डज नॉट हैव जवाहर नवोदय विद्यालय? किस राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है? तो तमिलनाडु में
तमिलनाडु में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। तो 9 का सही ऑप्शन है आपका बी। 9 का सही ऑप्शन है बी। अब चलिए, बिहार में किस किस जगह नवोदय विद्यालय है? तो बिहार में शेखपुरा में है, बक्सर में है, बिहिया में है और मधुबनी में है। बिहार में एक और जगह है, उसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। बिहार में पश्चिम चंपारण में भी नवोदय विद्यालय है। तो बिहार में नवोदय विद्यालय 5 जगह है। देयर आर 5 प्लेसेस in Bihar where Navodaya Vidyalaya is established, and these places are Shekhpura, Buxar, Bihiya, Madhubani and West Champaran, पश्चिम चंपारण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ई। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ई। यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया? समझ में आया? No. Again, Amrinder, Amravati is in Andhra Pradesh, but Amravati is also in Maharashtra. So we are talking about Amravati in Maharashtra, not Andhra Pradesh. हाँ ना, प्लीज मेक अ करेक्शन। अमरावती जो हम लोग बात कर रहे हैं वो महाराष्ट्र में है, और आंध्र प्रदेश में भी अमरावती है जो राजधानी के रूप में विकसित है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट अमरावती ऑफ महाराष्ट्र। समझ में आया अमरिंदर? वी आर टॉकिंग अबाउट अमरावती इन महाराष्ट्र। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अमरावती ऑफ आंध्र प्रदेश। हम लोग आंध्र प्रदेश के अमरावती के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग महाराष्ट्र के अमरावती के बारे में बात कर रहे हैं। राइट? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अमरिंदर, यू गॉट द पॉइंट? डोंट कंफ्यूज आंध्र प्रदेश अमरावती विथ महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश। हम लोग पहला नवोदय विद्यालय भारत में झज्जर हरियाणा में और महाराष्ट्र के अमरावती में खोला गया, और इसका जो ईयर है, इसका जो साल है वो 1985-86। इसका जो साल था 1985-86 में पहला नवोदय विद्यालय झाझर और अमरावती में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में कहाँ का नवोदय विद्यालय है? तो बिहार में शेखपुरा में है, बक्सर में है, बिहिया में है, मधुबनी में है और पश्चिम चंपारण में है। यहाँ तक बच्चे समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड लेट्स प्रोसीड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड लेट्स प्रोसीड। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले कॉन्सेप्ट को फिर समझिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट, जब केंद्र सरकार जो बजट बनाती है, बजट में मतलब कि कौन कौन से मद में कितना कितना व्यय होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार जब बजट बनाती है तो उनका एक मत होता है सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, उसका एक मत होता है सामाजिक व्यय या सामाजिक क्षेत्र पर व्यय। तो हमारा अगला जो 5 क्वेश्चन है इसी सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर पे आधारित है। तो हमारा, चूंकि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, चूंकि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जीरो से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम लोग हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अपने आप को जीरो समझे, इसीलिए हम लोग जो है सोशल एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 to 15 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखिए, Which of the following heads are social service expenditure by the central government? केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में
कौन सा प्रमुख सामाजिक सेवा व्यय है? तो मालूम है जब केंद्र सरकार जब अपना बजट बनाती है तो ऐसे करती है। पहला, ये सोशल एक्सपेंडिचर के अंदर एजुकेशन यानी शिक्षा, फिर हेल्थ स्वास्थ्य, और फिर अन्य कर देती है। अन्य यानी अदर्स, अन्य यानी कि अदर्स। तो सही ऑप्शन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है नो इंक। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है एजुकेशन, हेल्थ, अदर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य। तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है डी, यानी ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है, जो सही आंसर है, सही ऑप्शन है डी, 11 डी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है डी। अब चलिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट बनता है, यदि सामाजिक व्यय या सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर बात करें तो 3 भाग होता है। एक होता है एजुकेशन यानी शिक्षा, दूसरा होता है हेल्थ यानी स्वास्थ्य, और तीसरा होता है अन्य। अब सवाल ये उठता है कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, इसमें किस किस का खर्च जोड़ा जाता है? जो एजुकेशन बजट होता है, जो आपका शिक्षा बजट होता है, इसमें कौन कौन सा मत जोड़ा जाता है? तो जब भी शिक्षा की बात की जाए, जब भी आपकी शिक्षा पे व्यय की बात की जाए, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी यही तरीका है कि जब बजट बनता है तो जब एजुकेशन पे खर्च की बात की जाती है, जब आपके शिक्षा पे व्यय की बात की जाती है, तो उस स्थिति में शिक्षा पे व्यय तो आता ही है, लेकिन स्पोर्ट्स पे भी जो एक्सपेंडिचर होता है, स्पोर्ट्स पे भी जो आपका व्यय होता है, उसको भी जोड़ा जाता है। फिर कला और संस्कृति, आर्ट्स एंड कल्चर पे भी, कला और संस्कृति पे भी जो व्यय होता है, उसको भी एजुकेशन सेक्टर में जोड़ा जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है डी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको बजट समझने के लिए जरूरी है। ये समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया? स्टूडेंट समझ में आया? स्टूडेंट समझ में आया? स्टूडेंट समझ में आया बच्चों? अब आ जाइए, हम लोग यदि सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर की बात करें, यदि हम